कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को रूपा भोजी का तहे दिल से जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, मेरी ओर से भी आप सबों को बहुत बहुत जोहार। जी हाँ, आपको इंतजार है कृषि समाचार का, तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार, जहां आपको मिलेगी कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मधुरिमा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के किसान संरक्षित खेती की आधारभूत संरचना के लिए ले सकते हैं अनुदान। विभिन्न जिलों में कृषि रथ रवाना, दी जा रही है कृषि विकास योजना की जानकारी। आगात कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिला उद्यान कार्यालय की ओर से गढ़वा में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता युक्त सब्जियों का सेडनेट ट्यूबुलर हाउस में उत्पादन करने तथा गुणवत्ता युक्त सब्जी पौध उत्पादन के आधारभूत संरचना स्थापित करने की योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से 50% अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक किसान 20 नवंबर 2015 तक जिला उद्यान कार्यालय गढ़वा में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। बीते दिनों झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि रथ रवाना किया गया। इस कृषि रथ यात्रा में कृषि विभाग तथा इससे संबद्ध विभागों के समन्वय से किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती, जल प्रबंधन, बीजोपचार, कृषि यांत्रिकीकरण, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, मछली पालन, पशुओं का टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण सहित कई विषयों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। बाकला से अच्छी उपज लेने के लिए फसल को मध्य नवंबर से 30 नवंबर तक लगा देना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है खेत का चयन, जिसमें पानी जमने की संभावना न हो, यानी बाकला की खेती के लिए टाड़ जमीन का चयन करना चाहिए। किसी भी फसल की बेहतर खेती के लिए कई आवश्यक शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। इन्हीं में से एक है फसल के अनुकूल खेत का चयन करना और दूसरा है बिल्कुल सही समय पर बुआई करना। इन्हीं बिंदुओं के मद्देनजर झारखंड के किसान जो बाकला फसल की खेती करने जा रहे हैं वो 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक फसल लगा दें, लेकिन इसके लिए ऊपरी जमीन यानी टाड़ खेत का चुनाव करें। बाकला की खेती के सबसे उपयुक्त समय है लगाने का 15 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक। तो इस बीच में इसको हमको लगा लेना चाहिए। और ये इसमें मुख्यतः ध्यान देने की बात है कि इसको टाड़ की ज़मीन में लगना चाहिए जिसमें जल जमाव की नहीं संभावना रहे। राज्य के जो किसान कद्दू की आगात खेती करना चाहते हैं वे दिसंबर से जनवरी तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। आगात कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नवीन या अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगाए। किसान भाई आगात कद्दू की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। खेत में 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। इसमें पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए कद्दू के उन्नत प्रभेदों में पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान पूरी तरह से तैयार खेत में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के बीज बोने का काम कर सकते हैं। यह पशु चालित बीज सह खाद ड्रिल मशीन की तुलना में 70% मजदूरी की बचत, 20 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा
25 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा 3% उपज में वृद्धि करता है। आज हम जानेंगे बिना रासायनिक दवाइयों के फूल गोभी और पत्ता गोभी में कीट नियंत्रण के उपाय। फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही खेत में एक बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर एक बल्ब जला दें। इससे 3 से 4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गोड्डा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,800 रुपए से 2,200 रुपए, चावल मध्यम 2,400 रुपए से 2,800 रुपए, गेहूं 1,600 रुपए से 1,800 रुपए, दाल अरहर 12,200 रुपए से 14,500 रुपए, दाल मसूर 9,420 रुपए से 9,800 रुपए, सरसों तेल 9,768 रुपए से 9,975 रुपए, चीनी 3,000 रुपए से 3,200 रुपए, आलू 800 रुपए से 1,000 रुपए और प्याज 3,200 रुपए से 4,000 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने मैंने नहीं, किसान भाइयों ने जाना। बिल्कुल सही। तो लेकिन यहाँ पर जी हाँ, आप समझ गए। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। मंगरा भाई, आपको कुछ सुनाना चाहते हैं आज? सुनाइए। पक्का ना? पक्का। तो सुन लीजिए। फल फूलों से सजी ये धरती, फल फूलों से सजी ये धरती, सींचे इसे किसान, जीवन का हर रंग पाओगे जब दोगे इस पर ध्यान। क्या बात है ना? तो चलिए आज इसी विषय पर हम जानकारी दिलवाते हैं अपने किसान भाइयों को। दिला दीजिए जानकारी। देखिए भाजी, झारखंड में हर तरह के फसल की खेती होती है। हाँ, होती है। अनाज की खेती होती है, फल की भी खेती होती है, लेकिन यहाँ फूल की व्यावसायिक खेती भी होती है। आहा, क्या बात है। अभी से हमारे जो खोपा है ना, वो इंतजार कर रहा है। आप फूल की बात कर रहे हैं। किसान भाइयों, फूलों की व्यावसायिक खेती के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और इसकी कितनी संभावना है, आइए अपने विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम होरो। आइए मिलते हैं उनसे। हमेशा की तरह कुछ खास विषयों के साथ हम आपके बीच आते हैं। आज का विषय भी बहुत ही खास लेके हम आए हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फूलों के बारे में।
फूलों की व्यावसायिक खेती कैसे कर सकते हैं और झारखंड में इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके लिए विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पूनम हौरो मैम। बिल्कुल मैम, हम लोग आज फूलों के बारे में बातें करेंगे और जानना चाहेंगे कि झारखंड में क्या संभावनाएं हैं व्यावसायिक खेती के रूप में। और जी, व्यावसायिक फूलों के बारे में ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि व्यावसायिक फूल उन्हें कहा जाता है जिनकी ताजगी पौधे से अलग होने के बाद भी काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। अर्थात जैसे ही हम पौधे से उसे काटते हैं और अपने गुलदस्ते में रखते हैं या सजावट के काम करते हैं तो उसकी जो ताजगी होती है वो काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी। और जितने दिन तक फूल ताज़े बने रहेंगे उन्हें ही बहुत अच्छे किस्म माने जाते हैं, उन्हें ही व्यावसायिक की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसे फूलों की बिक्री कर किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार के जो स्टैंडर्ड होते हैं, रहने की जो क्षमता होती है उसे वो ऊपर कर सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल गेंदे के खेत में बैठे हैं और गेंदा जो है हर मौसम में ही मिल जाती है और गेंदा वाकई में बहुत समय तक अच्छी भी स्वच्छ और सुरक्षित तरह से दिखाई देती है। तो जानना चाहेंगे मैडम कि गेंदा के अलावा और कौन कौन से फूल हैं जिसको व्यावसायिक रूप से किसान भाई अपना सकते हैं। मैं झारखंड की बात करूं या खुले खेत की बात करूं तो व्यावसायिक रूप से गेंदा के अलावा ग्लैडियोलस, गुलाब, गुलदाउदी और जरबेरा, ये सारे फूल जो हैं इसे किसान यहाँ ले सकते हैं। और जहाँ तक रजनीगंधा की बात है तो झारखंड के वैसे क्षेत्र जहाँ की गर्मी काफ़ी पड़ती है, पसीने आते हैं, अर्थात जिसमें जहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, वैसे क्षेत्र में ये रजनीगंधा की भी खेती व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम का भी जो इलाका होता है, जो कलकत्ता से लगभग पूर्वी सिंहभूम वगैरह जो सटे होते हैं, इन क्षेत्रों में रजनीगंधा की भी खेती अच्छी तरह हो सकती है। और ग्लैडियोलस की जो खेती होती है ये सालों भर यहाँ हो सकती है। जलवायु यहाँ काफ़ी उपयुक्त है, बशर्ते कि किसान के पास सिंचाई करने के लिए पानी की व्यवस्था हो। तो सिंचाई करने के लिए अगर पानी 2-3 महीने उसके पास है तो ऐसे समय में वो ग्लैडियोलस की खेती कर सकते हैं। और हम जहाँ तक देखेंगे तो सबसे बड़ी अच्छी बात झारखंड के लिए ये है कि बरसात के दिनों में भी ये जिन फूलों का नाम लिया हमने, गुलाब को छोड़कर बाकी फूल, ये बरसात गुलाब और गुलदाउदी को छोड़कर बाकी फूल बरसात के दिनों में किसान ले सकते हैं। अर्थात गेंदा और ग्लैडियोलस जिनमें मुख्य रूप से है, इसे बरसात के दिनों में भी ले सकते हैं। जाड़े तो इसका मुख्य सीजन जो है जाड़ा तो है ही, उसके अलावा बरसात में ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में अगर जिनके पास पानी है वे आराम से इसकी खेती कर सकते हैं और इसे बाज़ार में उतार सकते हैं। तो मैडम जानना चाहेंगे कि ये जब ठंड की मौसम जो शुरुआत होती है, ऐसे में हर चीज़ बहुत ही खास और सुंदर रूप से दिखाई देती है, प्रकृति अपने रूप में अलग ही रौनक आती है। ऐसे में फूलों की बात हो तो ऐसे में किसान भाई जो है फूलों की खास देखभाल में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जाड़े का जो मौसम होता है फूलों की रोपाई का मौसम होता है मुख्य रूप से। इस समय अक्टूबर के महीने में किसान भाई बहुत सारे किसान भाई जो हैं जो इसकी खेती की शुरुआत कर चुके हैं, वो फूलों के लिए खेत तैयार कर चुके हैं और इस समय वे गेंदा की रोपाई करेंगे, ग्लैडियोलस की रोपाई करेंगे, गुलाब की रोपाई करेंगे। और जिन किसान भाइयों के खेत में अगर गेंदा या ये सारे फूल जैसा आपने कहा कि मौजूद है, तो ऐसे समय में मैंने पहले भी कहा है कि बरसात में अगर जो फूल अभी खिल रहे हैं तो समझिए कि ये बरसात में लगे हुए हैं। तो बरसात के समय में जब भी फूलों की रोपाई या किसी भी फसल की रोपाई करते हैं तो इसमें बीज का उपचार या पौधे के बिचड़े का उपचार आवश्यक रूप से हो जाता है। अर्थात अगर ग्लैडियोलस के कंद की बात करें तो इसके कंद के छिलके उतार कर हम बेबिस्टीन नामक दवा जो आती है उसे 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल में इसे डुबा कर 10-15 मिनट रखते हैं और उसके बाद इसे किनारे सुखाकर और इसे तब उसकी रोपाई करते हैं। साथ ही साथ बरसात में अगर फूल लगा रहे हैं तो उसके लिए ज़मीन का उपचार भी काफ़ी आवश्यक होता है। तो ज़मीन के उपचार के लिए जैसे आप लोग किसान भाई जानते हैं फॉर्मलिन और लिंडेन जो कि अब बाज़ार में नहीं मिल रहे हैं, इनसे आप ज़मीन का उपचार करें। और ज़मीन का उपचार तब करें जब खेत सूखा हुआ हो। और इसे फॉर्मलिन की जहाँ तक बात है तो इसे 1 महीने पहले खेतों में लगाएं और उसके बाद अगर अच्छा
होगा कि प्लास्टिक से भी ऐसे खेत जहाँ बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, प्लास्टिक इस दवाई का छिड़काव करके प्लास्टिक से उसे कवर कर दें और भरी धूप में छोड़ दें। उसके बाद जैसा मैंने बतलाया कि कंद का उपचार कैसे करेंगे, उसे अपने खेतों में उतारें। उसी तरह गेंदा की जब रोपाई करते हैं तो जहाँ तक मैंने आपको व्यावसायिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, मुख्य विषय है व्यावसायिक गेंदा, तो इसमें गेंदा, व्यावसायिक गेंदा जो होता है या बीज से नहीं, परंतु इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कटिंग से लगाए जाते हैं। इसके बिचड़े तैयार करके लगाए जाते हैं और इन बिचड़ों को भी उपचारित करना काफ़ी आवश्यक होता है, अर्थात बेबिस्टिन नामक घोल में इसे उपचारित कर हम खेतों में उतारते हैं। और जो भी जैसे इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं होती हैं या अन्य जो बीमारियों के लिए, तो इनसे बचने के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि प्रत्येक 15 दिनों के अंतर पर 2 ग्राम रोगर, 2 ग्राम बेबिस्टिन और 2 ml रोगर का घोल बनाकर ये 15 दिन के अंतराल पर ज़रूर खेतों में उतारें, खेतों में अपने छिड़काव करें। और जैसा हम जानते हैं कि फूल में थोड़ा सा भी नुक्स, अगर कालापन या कुछ कीड़े मकोड़े कटे रहते हैं तो ये फूल की सुंदरता जो होती है अपने आप ख़त्म हो जाती है, वैल्यू घट जाती है। तो ऐसे में किसान भाई अगर क्योंकि इस मौसम में नहीं, जब मौसम में बादल छाते हैं या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे समय में देखेंगे गेंदा में खासकर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है, जो अर्थात पत्ते जो होते हैं सादा उसमें पाउडर की तरह बिछ जाता है। तो ऐसे समय में सल्फेक्स का उपयोग ये किसान भाई करें और इसका छिड़काव करें। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जाली नुमा एक स्ट्रक्चर भी गेंदा में बनता है जो कि फूलों की गुणवत्ता को ख़राब करता है, कम कर देता है। तो ऐसे समय में एक केराथीन नामक जो एक दवा आती है, इसका उपयोग करें। इसे 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल में बनाकर इसका खेतों में प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, जैसा मैंने बतलाया कि रोगर और बेबिस्टिन का तो आप हमेशा 15 दिन के अंतराल में आप छिड़काव करें ताकि इनसे आप बचे रहें। और बाकी जो मैंने बतलाया उसे आप रोग के लक्षण दिखने पर ही उन दवाओं का छिड़काव करें। उम्मीद करते हैं कि इन सुझाव और बताए हुए नियमों को अगर आप मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आपको इनकम के साथ साथ और इस खेती को करने में आनंद आएगा। और मैडम, आपने महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान। अगर हमारे किसान भाई बहन फल और सब्जियों की तरह फूलों की भी खेती करें तो लाभ ही लाभ है भैया। तो शुरू कर लीजिए खेती। हाँ, यहाँ पर भी लेंगे हम एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जी आप समझ रही हैं या हम या बताएं? अच्छा, इशारा मेरी तरफ है, यानी मुझे जानकारी आपको देनी है तो जानकारी ले लीजिए फटाफट। जानकारी है बैंगन और टमाटर में लगने वाले कीट और उनके रोग के निदान के विषय में, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी। फटाफट ले लीजिए जानकारी। हमेशा की तरह नई विषय के साथ, नई चर्चा के साथ हम आपके बीच आते हैं। आज का विषय ही बहुत ही खास हम आपके लिए लेके आए हैं। विषय है बैगन टमाटर में झुलसा रोग एवं कीट व्याधि नियंत्रण हम कैसे करते हैं, और ऐसे में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है श्री धनंजय कुमार सर। जैसा कि ऐसे वक्त में बैगन और टमाटर में कौन कौन से रोग है और उसके क्या क्या लक्षण है। किसान भाइयों, जैसे हम बैगन की बात करते हैं तो बैगन में पहला तो सबसे प्रमुख रोग है मुरझा रोग। जब आप पौधा जो लगाते हैं, फल फूल जब आता है तो पौधा जो है एक बार एक सूखने लगता है और आपका पूरा खेत जो है
बर्बाद हो जाता है। तो मुरझा रोग का वही लक्षण है कि ऊपर से पौधा एक बैग पूरा मुरझा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका सही से जांच करें तो आप एक पौधा जो मुरझाया हुआ पौधा है उसको उखाड़ लें जड़ के सही। जब मिट्टी से नीचे वाला भाग को काट दें, जब पहले पानी में धो लें जड़ को, मिट्टी से नीचे वाले भाग को जो है काट दें। काटने के बाद जो है शीशा के गिलास में साफ पानी भर लें और उसमें उस डंठल को जो है आप डुबा करके कुछ देर रखेंगे तो देखेंगे कि उससे जो है धुआं जैसा निकल रहा है। इसका मतलब कि आपका खेत में मुरझा रोग लग गया है। और मुरझा रोग का कोई भी उस तरह का रासायनिक नियंत्रण नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, आप कोशिश करें कि जब भी बैंगन और टमाटर की खेती करें तो मुरझा रोग रोधी किस्म है, जैसे हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा करके बैंगन में 2 मुरझा रोग में विकसित की गई है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। या बाजार में अगर अन्य कोई कंपनी के द्वारा, अन्य कोई संस्था के द्वारा जो मुरझा रोग रोधी किस्म है अगर उसको दिया जाता है तो आप उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा बैंगन में एक जो है फमोप्सिस ब्लाइट करके आता है, जिसमें देखते हैं कि फल सड़ जाता है, अपने आप फल जो है सड़ जाता है, थोड़ा सा स्पॉट होगा उसके बाद फल सड़ जाएगा। तो फमोप्सिस ब्लाइट के लिए क्या है, पहले तो है कि अगर हम बीज लगा रहे हैं तो पहले बीज उपचारित कर लें। जैसे बावेस्टिन नामक दवा से 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम मतलब पाउडर को, 1 से 2 ग्राम पाउडर को थोड़ा सा बीज में मिला करके और अगर बीज बुआई करेंगे तो उससे नियंत्रण होगा। अगर जो किसान भाई बीज उपचारित नहीं किए हुए हैं तो समय समय पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर बावेस्टिन नामक दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके और रिडोमिल नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके 15-15 दिनों के अंतराल पर अगर बारी बारी से दोनों दवा का छिड़काव करते हैं तो उससे फमोप्सिस ब्लाइट का नियंत्रण हो जाएगा। रही बात टमाटर की, तो टमाटर में भी जो पहला जो मुख्य रोग है झारखंड में जो अम्लीय मिट्टी है उसमें है कि आपको जो मुरझा रोग, तो मुरझा रोग का वही पहचान है जो बैंगन में है। लेकिन यहाँ पर भी जो है आपको कोई उस तरह का रासायनिक नियंत्रण नहीं है। सिर्फ आप क्रॉप रोटेशन करके खेत में मतलब 2 से 3 साल बाद जो है अगर बैंगन टमाटर का रोपाई करते हैं तो आपको मुरझा रोग कम आएगा। और सबसे अच्छा नियंत्रण है कि आप जब भी लगाएं तो रोगरोधी किस्मों को लगाएं। जैसे हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और संकर किस्म जो है स्वर्ण संपदा एवं स्वर्ण विजया का विकास किया गया है, उसका बीज उपलब्ध है, उसको आप लगा सकते हैं। उसके अलावा टमाटर में 2 प्रमुख रोग है। एक है अर्ली ब्लाइट, अगैती झुलसा बोल सकते हैं। उसमें क्या है कि जब ठंड से पहले, ठंड कम है तो आप पत्ती पर देखेंगे भूरा भूरा रंग का या काले रंग का धब्बा आता है। उस धब्बा पर आपका ध्यान अगर नहीं जाता है तो फिर वह धब्बा जो है डंठल पर आएगा। वहाँ पर भी आप अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो डंठल से आपके फल पर आ जाता है और फल को बर्बाद कर देता है। तो जैसे भी यही किसान भाई आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर के खेत में घूमें और जहाँ भी उस तरह का धब्बा अगर दिखाई पड़ रहा है पत्ती पर तो आप उस समय ही दवा का प्रयोग करें। जैसे अगेती झुलसा के लिए जो है ब्लू कॉपर नामक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, या कवच नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, या एंट्राकॉल नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव कर देंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद जो पछेती झुलसा आती है, जब ठंड ज़्यादा पड़ता है और जाड़े के दिनों में जब बारिश की संभावना रहता है तो उस समय जो है पछेती झुलसा आती है। तो पछेती झुलसा के लिए जो है रिडोमिल नामक दवा जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करते हैं, या अमिस्टर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। और पछेती झुलसा में एक चीज़ और है कि जब भी देखें कि तापमान जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, थोड़ा बरसात जैसा लग रहा है, तो आप खेत में नमी बना दें। खेत में नमी बना दें, साथ साथ खेत के चारों तरफ अगर आप धुआं कर सकते हैं तो धुआं कर दें, तो इससे भी जो है पछेती झुलसा का आपको नियंत्रण हो जाएगा। और अब जानना चाहेंगे कि बाकी में इस वक्त में कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचाव कर सकते हैं? किसान भाइयों, बैंगन में सबसे प्रमुख कीट है, कीट तो और भी है जो रस चूसने वाले हैं, थ्रिप्स है, एफिड्स है। उसके अलावा एक बैंगन में माइट आता है जिसमें पत्ती के नीचे रहता है, लाल रंग का छोटा छोटा जो है मकड़ी, एकदम छोटा आपको रहेगा। तो उसका है जो भी थ्रिप्स और एफिड्स है उसके नियंत्रण के लिए जो रस चूसने वाला कीट है
पहला तो है कि आप अपने खेत में जितने भी रस चूसने वाले कीट हैं तो एक क्रॉप गार्ड करके चला हुआ है, जो हमारे खेत में भी देखेंगे पीले रंग के प्लास्टिक में एक जेल लगा हुआ है। उसको अगर आप बीज बुआई और रोपाई के समय अगर प्रयोग कर देते हैं तो उससे जो है आधा से ज़्यादा आपका कीट नियंत्रण हो जाएगा। उसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीट हैं उनके लिए कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी मिला करके छिड़काव करेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा माइट जो है लाल मकड़ी, उसमें ओबिरॉन नामक दवा का अगर हम 1 ml प्रति लीटर पानी मिला करके छिड़काव करते हैं तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। सबसे प्रमुख कीट बैगन में जो है फल छेदक है, तना छेदक है। फल छेदक तना छेदक के लिए है आपका दवा से ज़्यादा आपको देखभाल करना है। जिसके डंठल में आपका कीड़ा आ गया है उसको काट करके आप जला दें या गड्ढा में डाल दें, या आप बैगन का जो फल में कीड़ा घुसा हुआ है उसको गड्ढा में डाल करके भर दें या जला दें। और उसके साथ जो है बैगन के फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए कोराजेन नामक दवा 1 ml दवा 3 लीटर पानी में मिला करके, या फेम नामक दवा 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो बैगन का जो है कीट जो है नियंत्रित हो जाता है। भाइयों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नई विषय के साथ, एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। वाह जी वाह, मजा आ गया। देखिए फसल चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसमें रोग लग जाए, कीट लग जाए तो नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। निराशा हो जाती है, लेकिन घड़ी की टिक 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 हमें अब रुकने नहीं देगी। तो फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए। पता है ना, आपको पता बताना है और आपको लिखना है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।